नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इनसे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द नेशंस आर कनेक्टेड विद पाक स्ट्रेट। तो पाक जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य है इंडिया के तमिलनाडु स्टेट से श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, इंडिया के तमिलनाडु स्टेट से श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। बात करते हैं पाक स्ट्रेट की, यह कौन से महासागर में है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, और इसके दक्षिणी छोर पर राम सेतु है। ठीक है, राम सेतु का नाम आपने जरूर सुना होगा रामेश्वरम में। तो इसके जो पाक स्ट्रेट है उसके दक्षिणी छोर पर राम सेतु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो पाक जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं? इंडिया एंड श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस एक की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है नागालैंड की इंग्लिश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नागालैंड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इसी के साथ साथ 3 और स्टेट हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। वो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड सिक्किम। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया के टोटल 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी राजभाषा इंग्लिश है: नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। नेक्स्ट, Which of the following heritage sites is the motif of greenish yellow ₹20 डिनोमिनेशन बैंक नोट। दोस्तों, जो नया 20 रुपये का नोट है उसका कलर है ग्रीनिश येलो। ठीक है, उसके पीछे कौन सा विरासत स्थल अंकित है? तो इसका राइट आंसर है एलोरा केव्स। तो 20 रुपये का नोट आपने देखा होगा नया वाला, उसके पीछे एलोरा की गुफाएं जो हैं वो जो हमारा विरासत स्थल है उसका चिन्ह बना हुआ है, और एलोरा केव्स मुंबई में स्थित हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो भी नए हमारे बैंक नोट्स इशू किए गए हैं आरबीआई द्वारा, उनके पीछे कौन कौन से मोटिफ हैं। तो 2000 का जो नया नोट है दोस्तों, उसके पीछे मंगलयान है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं दोस्तों। तो 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का चिन्ह है, और 500 रुपये का 500 का जो नया नोट है उसके पीछे रेड फोर्ट यानी कि लाल किले का चिन्ह है। लाल किला दिल्ली में है, आप सभी को पता है, और इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आते हैं दोस्तों 200 के नए नोट के पीछे। तो उसके पीछे किसका चिन्ह है दोस्तों? सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, एक बुद्धिस्ट स्तूप है। इसका निर्माण कराया गया था एम्परर अशोका के द्वारा। 13वीं शताब्दी में एम्परर अशोका के द्वारा सांची स्तूप को बनाया गया था। जो 100 रुपये का नया नोट है दोस्तों वो हल्का सा ब्लू कलर का है, उसके पीछे रानी की वाव स्थित है। ठीक है, उसके पीछे कौन सा मोटिव है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रानी की वाव, जो कि गुजरात स्टेट में स्थित है। अगला, जो 50 रुपीज़ का नया नोट है दोस्तों उसका कलर है फ्लोरोसेंस ब्लू। ठीक है, और इसके पीछे हम्पी द चैरियोट, जो हम्पी का रथ है उसका चित्र है। और हम्पी कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटका में। ठीक है, हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। और 20 रुपीज़ का जो नया नोट है उसका कलर है ग्रीनिश येलो, और उसके पीछे जो है दोस्तों एलोरा केव्स हैं। एलोरा केव्स कहाँ स्थित है? मुंबई में। और जो 10 रुपीज़ का नया नोट है वो हल्का सा ब्राउनिश है, और इसके पीछे है कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल जो है ये उड़ीसा में स्थित है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कोणार्क सन टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसको बनाया गया था। जो कौन से वंश का था? गंग वंश का शासक था, गंग वंश का। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो उदयपुर नाम से बहुत सारे स्टूडेंट इसमें राजस्थान टिक कर देते हैं, क्योंकि उदयपुर जो है वो राजस्थान का एक शहर है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह बेतिया बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट बिहार।
ठीक। अगला प्रश्न है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इन विच ईयर वॉज द नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड? तो दोस्तों नोबेल जो अवार्ड होते हैं वह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था और यह किस देश के वैज्ञानिक थे? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, यानी कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे। तो सन 2001 में 2001 में यूएनओ को और इसके जनरल सेक्रेटरी को 50-50% जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार की राशि होती है वो 50% यूएनओ को दी गई थी और 50% इसके सेक्रेटरी जनरल उस टाइम पे थे कोफी अन्नान, ठीक है, इनको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। तो यह 5 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, लिटरेचर और पीस के क्षेत्र में यानी कि शांति के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था, आज से 121 साल पहले 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप से सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर कौन थे? इंडिया से और एशिया महाद्वीप से, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट से सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ था? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। When was इंटरनेट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया? तो भारत में इंटरनेट सर्विसेज जो है दोस्तों 15 अगस्त 1995 यानी कि 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई थी। और किसने स्टार्ट की थी, कौन सी कंपनी ने स्टार्ट की थी? विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL के द्वारा। ठीक है दोस्तों, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कीटों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, या कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंसेक्ट आर स्टडीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कीटों के अध्ययन को, इंसेक्ट का जो व्यवहार होता है, उनकी प्रजाति होती है, ठीक है, उसके अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बर्ड्स के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और स्टडी ऑफ फिश, मछली की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है इक्थियोलॉजी, और जो फ्लावर्स का अध्ययन होता है उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी से रिसने वाली गैस कौन सी थी? ये क्वेश्चन SSC GD के एग्जाम में भी पूछा गया है और रेलवे NTPC के एग्जाम में भी इस बार पूछा गया था क्वेश्चन। विच वॉज द गैस विच लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो दोस्तों 1984, 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच में भोपाल में एक कंपनी थी दोस्तों, यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड। उससे क्या होता था, वहाँ पर केमिकल बनते थे। वो केमिकल कंपनी थी US बेस्ड, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। तो वहाँ क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का रिसाव हो गया, जिससे कि वहाँ पर बहुत जनहानि हुई। उसको भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल ट्रेजेडी बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस होती है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H3NO। ठीक है, और कंपनी का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे यूनियन कार्बाइड, और अगर ईयर आपसे पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ट्रेजेडी हुई थी, तो 1984। नेक्स्ट, क्वाड में कौन से देश सम्मिलित नहीं है? दोस्तों क्वाड जो है 4 देशों का एक समूह है, जो कि इंडियन पैसिफिक ओशन, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी करने के लिए, वहाँ पर चाइना जो है बहुत दखल देता है, तो उस पर निगरानी करने के लिए, वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US द्वारा बनाया गया एक समूह है। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US जो है, ये 4 देश जो हैं वो क्वाड के मेंबर हैं। तो इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रसिया। रसिया जो है क्वाड का मेंबर नहीं है। दोस्तों क्वाड की जो फॉर्मेशन की गई थी वो 2007 में की गई थी। 2007 में यह क्वाड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय? तो करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता है दोस्तों देशों के एनर्जी सिस्टम, देशों का ऊर्जा सिस्टम क्या है, ठीक है, वो अपने देश की ऊर्जा एनर्जी की जो अ, उस नीड है उसकी पूर्ति कैसे करते हैं उस पर बेस्ड किया जाता है। तो ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज इसको किया जाता है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और WEF का हेडक्वार्टर जो है काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? सिटीजनशिप इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों भारतीय नागरिकता जो है वो भारत के संविधान के भाग 2 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। पॉलिटी के क्लास में वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर मैं इसको पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। तो पार्ट 2 से संबंधित है और आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। अगर पार्ट पूछा जाएगा तो पार्ट 2, और अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में ये आता है सिटीजनशिप, ठीक है। पार्ट याद कर लीजिए और आर्टिकल याद कर लीजिए, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन निम्नलिखित में से किस ग्रह को कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ अर्थ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? शुक्र को, वीनस को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वीनस को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका शेप है और इसका जो मास है वो पृथ्वी के सिमिलर होता है। हालांकि फंक्शन जो है अलग अलग होते हैं लेकिन शेप और मास जो है बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या है? इंसुलिन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इंसुलिन एक हार्मोन है और इस हार्मोन की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उस कंडीशन को डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 नवंबर। और दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? तो इंसुलिन जो है दोस्तों वो पेनक्रियाज में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स से ये निकलता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड डायबिटीज डे ध्यान रखिए 14 नवंबर को होता है प्रत्येक वर्ष, और इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक। नेक्स्ट, लाख बक्स किसे कहा जाता था? हु वॉज कॉल्ड लाख बक्स? तो लाख बक्स किसका उपनाम था? ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक, स्लेव डायनेस्टी या दास वंश जिसको हम कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए थे और वह दान करता था, इसीलिए उसको लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है। यह किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश बोलिए या दास वंश बोलिए, इंग्लिश में बोलिए स्लेव डायनेस्टी, तीनों एक ही चीज है, ठीक है दोस्तों। यह गुलाम वंश का संस्थापक था और कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। हालांकि कुतुब मीनार का कार्य जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। इल्तुतमिश जो है इसका सन इन लॉ था। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य को दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व। और यह कौन से स्टेट में है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। और पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य या पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में केवल एक अनुच्छेद है? दोस्तों बहुत सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Which of the following parts of Indian Constitution has only one article? तो इसका राइट आंसर है पार्ट 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो भारतीय संविधान का भाग 20 है उसमें सिर्फ एक आर्टिकल है। वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 368। और मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम जो संविधान में संशोधन करते हैं वह किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 368 के तहत। और यह कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 20 में, ठीक है। और पार्ट नंबर 20 एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है,
ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज में है? ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों काराकोरम रेंज में है। कौन सी रेंज में है? JNK में काराकोरम रेंज में है। और दूसरा इस प्रकार से पूछा जाता है जैसा यहाँ पर दिया है कि अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो नुब्रा वैली जो है दोस्तों उसके उत्तर में, उसके नॉर्दर्न साइड में जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। यहाँ पर इंडिया की सेना रहती है और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व दयालुता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड काइंडनेस डे, इस प्रकार के अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका हालांकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। 13 नवंबर को काइंडनेस डे मनाया जाता है। और 14 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है दोस्तों? डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर प्रीवियस PDF लगाई गई हैं, बहुत सारी PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी विभिन्न एग्जामों से संबंधित। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।